नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। 25 जुलाई की वो शाम, बिहार का सीवान। सड़क पर छात्रों के नारे गूंज रहे थे, हाथों में सिर्फ तख्तियां थीं, कोई हथियार नहीं। अचानक भीड़ को चीरती एक आवाज गूंजती है, धाएं, और अगले ही पल 15 साल का एक लड़का अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। वजह एक असॉल्ट राइफल, वही AK-47 जिसे दुश्मन से लड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन चला दी गई नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ पर। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ट्रिगर किसने दबाया और वो सिपाही कौन था। असली सवाल ये है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पुलिस के हाथ में इतना खतरनाक हथियार आया कैसे, और क्या भारत का कानून वहां ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे और आपको पूरा सच बताएंगे। दरअसल 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सीवान में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी छात्रों की भीड़ की तरफ बढ़ते हुए AK-47 से फायर करता दिख रहा है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि नीला हेलमेट पहने और बुलेट प्रूफ जैकेट में एक कांस्टेबल भीड़ की तरफ दौड़ रहा है। गोली चलती है और वो अपने साथियों को भी आगे आने का इशारा करता है। इस कांस्टेबल की पहचान अभिषेक पटेल के तौर पर हुई, जो दरअसल SP की सुरक्षा में तैनात डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जवान था। ये घटना सामने आते ही कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और विभागीय जांच शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि दोनों तरफ की कहानी अलग अलग है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस फायरिंग में कम से कम 3 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनमें एक 15 साल का लड़का, हमने ऊपर बताया, मोहम्मद आरिफ भी शामिल है, जो दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था। उसकी गर्दन में गोली लगी, बाद में सर्जरी करके गोली निकाली गई। लेकिन सीवान पुलिस कह रही है कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। कांस्टेबल ने हवा में 4 राउंड फायर किए थे और पुलिस को साफ आदेश था कि प्रदर्शन के दौरान फायरिंग नहीं करनी है। जिला मजिस्ट्रेट का भी कहना है कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था और अंदाजा है कि जवान भीड़ में घिरने के बाद डर के मारे फायर कर बैठा। यानी अभी तक ये साफ नहीं है कि गोली हवा में चली या सीधे भीड़ पर, और यही सवाल पूरे विवाद के केंद्र में है। और इस घटना पर सियासत भी जमकर हो रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर किया और कहा कि निर्दोष छात्रों पर फायरिंग हुई है, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि निहत्थे आंदोलनकारियों पर इतना घातक हथियार किसके कहने पर इस्तेमाल किया गया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि दिल्ली में पैलेट गन और बिहार में AK-47 दोनों जगह एक जैसा पैटर्न देखा गया है। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल कर दी है। और अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर कानून इस बारे में कहता क्या है। क्या पुलिस प्रदर्शनकारियों पर AK-47 जैसा हथियार इस्तेमाल कर सकती है? और इसका जवाब साफ है, सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि भारतीय संविधान लोगों को शांतिपूर्वक और बिना हथियार जमा होने का अधिकार देता है। अगर प्रदर्शन हिंसक भी हो जाए, तब भी पुलिस मनमाने तरीके से बल का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। भारतीय नागरिक संहिता यानी BNSS और पुलिस के नियम एक तय सीढ़ी बनाते हैं, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। और इसका पहला कदम है चेतावनी, यानी पहले प्रदर्शनकारियों को शांति से हटने के लिए समझाया जाता है। अगर भीड़ नहीं हटती तो दूसरा कदम आता है गैर घातक उपाय, जैसे पानी की बौछार, आंसू गैस या स्मोक सेल। और इसके बाद भी हालत नहीं सुधरते तो तीसरा स्टेप है सीमित बल का इस्तेमाल, यानी लाठीचार्ज, रबर बुलेट या प्लास्टिक बुलेट जैसे कम घातक तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और सबसे आखिरी स्टेप होता है जिंदा गोली का इस्तेमाल, वो भी तब जब भीड़ बेहद हिंसक हो जाए, जान को खतरा हो और बाकी सारे उपाय फेल हो चुके हों। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर AK-47 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता है। और जवाब ये है कि दरअसल AK-47 एक असॉल्ट राइफल है, जिसे युद्ध जैसे हालात के लिए डिजाइन किया गया है। सोवियत डिजाइनर मिखाइल क्लानिस्कोव की बनाई ये राइफल 7.62 × 39 mm की गोली चलाती है और एक मैगजीन में 30 राउंड फायर होते हैं। और ट्रेंड जवान 1 मिनट में सैकड़ों राउंड फायर इस राइफल से कर सकता है। इसकी मारक क्षमता
300 से 400 मीटर तक मानी जाती है। यानी इससे किसी एक व्यक्ति को सटीक तरीके से टारगेट बनाना लगभग नामुमकिन है और गोली आर पार होकर पीछे खड़े दूसरे निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि ऐसे हथियार का भीड़ नियंत्रण में इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग माना जाता है और यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के खिलाफ माना गया है। और अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि फिर AK-47 पुलिस के पास आती कैसे है और उसे इस्तेमाल करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका जवाब है कि भारत में AK-47 प्रतिबंधित श्रेणी का हथियार है। आम नागरिक इसे न खरीद सकते हैं न रख सकते हैं। ये सिर्फ अधिकृत सुरक्षा बलों के पास होता है, जैसे सेना, कुछ केंद्रीय सशस्त्र बल, NSG, आतंकवाद निरोधक इकाइयां और राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जैसी विशेष कमांडो यूनिट्स, सामान ड्यूटी करने वाला कांस्टेबल या ट्रैफिक पुलिसकर्मी आमतौर पर AK-47 लेकर नहीं चलता। ये हथियार शस्त्रागार में सुरक्षित रहते हैं और सिर्फ खास हालात में अधिकृत आदेश के बाद जारी होते हैं। और सीवान का जो कांस्टेबल फायरिंग करता देखा जा रहा है वो SP की सुरक्षा में तैनात था, यानी उसके पास ये हथियार होना गैर कानूनी बिल्कुल नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसे प्रदर्शनकारियों की भीड़ के इतना करीब जाकर उसका इस्तेमाल करने का अधिकार था या नहीं? और जवाब है हाँ। कुछ ऐसे हालात भी हैं जहां AK-47 का इस्तेमाल जायज माना जाता है, जैसे अगर कोई प्रदर्शन सशस्त्र हमले में बदल जाए, मतलब दंगाई खुद पुलिस या आम लोगों पर गोली चला रहे हों या आतंकी हमले जैसी स्थिति बन जाए, तब ऐसे हालात में कार्रवाई को भीड़ नियंत्रण नहीं बल्कि आत्मरक्षा माना जाता है। फिलहाल सीवान मामले में जांच यही तय करेगी कि उस रात हालात सच में कितने गंभीर थे या फिर ये सिर्फ ओवर रिएक्शन था पुलिस का। और यह भी समझना जरूरी है कि सीवान की यह घटना बिहार में उस दिन हो रहे बड़े बवाल का सिर्फ एक हिस्सा थी। उसी बंद के दौरान राज्य में चूंकि पथराव हुआ, गाड़ियां फूकी गई, 2 SP समेत दर्जनों पुलिस वाले घायल हुए और 400 से ज्यादा लोग कस्टडी में लिए गए। यानी हालात वाकई में तनावपूर्ण थे। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या उतना तनाव AK-47 जैसे हथियार इस्तेमाल करने को सही ठहराता है? तो भैया अब आखिरी में कुछ पॉइंट्स में समझा देते हैं कि इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है। पहली, ताकत चाहे कानून की हो या हथियार की, उसका इस्तेमाल हमेशा स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सीधे सबसे ज्यादा हथियार पर कूदना किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होता है। और दूसरी बात, वर्दी में होना किसी भी व्यक्ति को मनमानी करने का लाइसेंस नहीं देता है। जवाबदेही हर स्तर पर जरूरी है, चाहे वो एक कांस्टेबल हो या पूरा पुलिस विभाग। और तीसरी बात, जब भी दो पक्षों की कहानी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पुलिस और पीड़ित परिवार की है, तो फौरन किसी एक पक्ष का फैसला मत सुनाइए, निष्पक्ष जांच का इंतजार कीजिए। और चौथी बात, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सिर्फ एक एंगल दिखाता है, पूरी घटना हमें नहीं बताता है। इसलिए किसी भी क्लिप को पूरा सच मानने से पहले बाकी फैक्ट भी जरूर जांच लीजिए। पांचवी और आखिरी सीख यह है कि जब सत्ता के खिलाफ आम आदमी की आवाज दबने लगे, तो अदालत जैसा संस्थान ही वो जगह होती है जहां से सुनवाई की उम्मीद बचती है, जैसा इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। और क्योंकि आखिरी में लोकतंत्र की असली परीक्षा यही होती है कि सत्ता अपनी ताकत का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करती है और आम नागरिक की जान उस ताकत के सामने कितनी सुरक्षित रहती है, ये देखने वाली बात है। और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कानून की ये सही समझ पहुंचे। और आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल और सबको फॉलो करना मत भूलिए।